Hello students, welcome to the PM Studies. My name is Mamta God and let's start टोवे टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों ये है मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशंस आपका पूरा 12th का सिलेबस कवर कर देता है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जितने लॉज हमने पढ़े हैं उनको भी स्टडी करते हैं और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम जितने लॉज पढ़ते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ गए तो इसका मतलब आपने 12th का जो फर्स्ट बुक है उसका सिलेबस आपने कवर कर दिया, क्योंकि ये आपका कवर करता है द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज मैक्सवेल मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, देन वी स्टार्ट स्टोरी टॉपिक। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा इसमें इंट्रोडक्शंस मैक्सवेल इक्वेशंस का, सेकंड हमारा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ एंड फाइनली हम पढ़ेंगे एम्पियर मैक्स लॉ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कितने इस क्लास में हम देखते हैं कि कितने टॉपिक्स हम लोग कवर कर पाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट हम करेंगे ये हम करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। तो पहले तो बच्चों के दिमाग में जो एक बात रहती है कि मैक्सवेल इक्वेशन दैट मीन्स दीज इक्वेशंस आर फाउंड बाय द मैक्सवेल, बट ये बच्चों सही नहीं है, क्योंकि ये जो मैक्सवेल ने जो इसमें लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मैक्सवेल ने क्या किया था कि इसने जो लॉज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा गॉस लॉ हो गया, ठीक है, एम्पियर लॉ हो गया, फैराडे लॉ हो गया, और एक इसमें आ जाता है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। देन द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज डिफरेंट लॉज जिनको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में, इनको ही कंबाइन करके इनको कहा जाता है मैक्सवेल इक्वेशंस। तो बेसिकली जो मैक्सवेल ने वर्क किया है वो सिर्फ किया है फोर्थ इक्वेशंस ऑफ मैक्स लॉ। ये बात की बात है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, अगर हमसे कोई पूछता है कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, तो हम इसमें कह सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस आर अ सेट ऑफ फंडामेंटल रिलेशनशिप विच गवर्न नाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट। द इक्वेशंस एक्सप्लेन हाउ दीज फील्ड आर जनरेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब सिंपल सी चीज़ बच्चों आपको ये समझनी है कि मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और हम जो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन था। ओके, तो अब हम अपना जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, हाँ, तो फर्स्ट हमारा जो मैक्सवेल इक्वेशंस है बच्चों, इसको हम कहते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको सबसे पहले पढ़ना है कि गॉस लॉ क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि ये इक्वेशंस मैक्सवेल ने फाइंड आउट नहीं की हुई, ये जस्ट लॉज है जिनको हम स्टडी करते हैं और उन्हीं को हमने लास्ट में मैक्सवेल इक्वेशंस बोले, द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट लॉज। ओके, तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों हम थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो हमें जो हाई लेवल की चीज़ है वो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, क्यू ले लिया मैंने, ठीक है, अभी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, यह मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैटर यहाँ पे करता है फील्ड जनरेटेड बाय दीज चार्जेस। ओके, तो अगर हमारे पास बच्चों पॉजिटिव क्यू चार्ज है, देखो आप इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है तो ये एक फील्ड जनरेट करेगा अपने सराउंडिंग में, ठीक है, और उस फील्ड को हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और सेम यहाँ पे हम माइनस क्यू चार्ज के केस में भी पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास एक चार्ज है और इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया एक फील्ड, ठीक है, और इस फील्ड को हमने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज एक फील्ड है जो किसी भी चार्ज के द्वारा क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या हम कह सकते हैं जनरेट हो रही है। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास चार्ज प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, अगर हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि देखो चार्ज तो सेम है ना, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो वैल्यू है चार्ज की वो सेम है, प्लस क्यू
मतलब क्यू चार्ज है ना, बट अगर हमारे पास ये सिर्फ साइन है ना, एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है, दैट मीन्स अगर हम मैग्नीट्यूड देखें इसका और इसका, ये तो आपका सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम बिकॉज चार्ज की वैल्यू सेम है, बट हाँ डायरेक्शन में फ़र्क होगा। ठीक है, अब अगर आपके, तो हमने क्या सीखा इसमें कि कोई भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है एक चार्ज की वजह से। अगर आपका चार्ज रेस्ट पोजिशन में, जैसे कि यहाँ पे हम दिख रहा है स्क्रीन में हमें दिख रहा है, ओके। अब अगर बच्चों ये अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम दो ही उसमें हम इसको समझ सकते हैं। एक तो आपका होगा इसको अगर हम आर के टर्म्स में हम इसको ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर मतलब पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बाकी चीज़ें बाकी पे भी डिपेंड करेगा, वो हम देख लेंगे अभी आगे चीज़ में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फंक्शन क्या होता है, आर का फंक्शन होता है, मतलब पोजीशन का। ठीक है, अब अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो आपका इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी प्लस आर कैप। ठीक है, और अगर आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपकी होगी माइनस आर कैप। ओके, माइनस आर कैप। ठीक है, अब इससे हम क्या समझे, इससे हम बच्चों ये समझे कि अगर आपके पास प्लस आर कैप है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आउटवर्ड होगा। या आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, जैसे आप बुक्स पढ़ोगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी रहती है, तो वैसे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक है, और या आप इसको कह सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड। अब हमने क्यों यहाँ पे यूज़ किया रेडियली, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ना आर पोजिशन वेक्टर, दिस इज ऑल्सो अ रेडियस, तो इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। ओके, और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से हम यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ये हम देखेंगे माइनस आर कैप, दैट मीन्स रेडियली आउटवर्ड। अब कोई बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम टॉपिक तो आपका मैक्सवेल इक्वेशंस है, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो मैक्सवेल इक्वेशंस जो टॉपिक है आपका, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स ब्रांच को कंटेन करता है। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेसिकली हम एक एक इक्वेशंस को पढ़ेंगे और उसमें हम उसमें हम थोड़ा सा बेसिक कवर करने का सोचेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर है तो बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है ना, हाँ, तो ये चीज़ें हमें समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा आपका रेस्ट चार्ज की वजह से। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, रेस्ट चार्ज। ठीक है, चार्ज मस्ट बी इन रेस्ट पोजिशन। ओके, और चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक तो प्लस आर कैप होगी, एक आपकी माइनस आर कैप होगी। अगर प्लस आर कैप है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर माइनस आर कैप है तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ओके, हाँ, तो ये आपका हो गया। अब आपको देखो, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो आपका ई है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्यू आपका क्या है, चार्ज है, एप्सिलॉन आपको पता है कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका गॉस लॉ। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमने अभी तक हमने क्या समझा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, वैसे तो आपको गॉस लॉ, वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो गॉस लॉ होता है उससे हम थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी तरीके से करने के लिए जो गॉस लॉ है आपका, इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपका जो गॉस लॉ होता है वो होता क्या, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी बच्चों कि दिस लॉ ओनली वैलिड फॉर क्लोज सिमेट्री। मतलब अगर आपके पास कोई भी क्लोज सिमेट्री है तो आपका गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, अगर आपके पास क्लोज सिमेट्री नहीं है तो आपका जो गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बट बच्चों गॉस लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, ओके, अब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों, थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लोग यहाँ पे फाई ई से आप लोग इसको डिफाइन करते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में आपका फाई ई होगा। ठीक है, अब फाई ई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है। तो देखो फ्लक्स का मीनिंग ही है बच्चों कि फ्लो। ठीक है ना, फ्लक्स का मीनिंग ही है कि फ्लो। अब आप किस चीज़ का फ्लो देख रहे हो, अब यहाँ पे जब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो ऑब्वियस है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप समझ सकते हो, देखो थोड़ा सा अगर हम इसको मैथमेटिकली समझना चाहें तो ये आपके पास कोई क्लोज लूप है। ठीक है ना, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है।
ओके ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट का फ्लो ही तो देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही आपका फ्लो होता है, तो यहाँ पे हम कुछ अमाउंट का फ्लो देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली वे में समझना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज़ पासिंग थ्रू एनी क्लोज लूप। एक चीज़ याद रखना कि क्लोज लूप क्यों, क्योंकि गॉस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सिमेट्री। ओके, तो फ्लक्स से हम क्या समझे, फाइनली हम क्या समझे फ्लक्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एनी क्लोज लूप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस ने कैसे कंबाइन किया, ठीक है ना, ये चीज़ हम देखते हैं। अब इसने तो बोल दिया भाई कि जो आपका फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आपका क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ ने कैसे कंबाइन करके अपने लॉ को एक्सप्लेन करा, वो हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अपनी स्लाइड में वापस आ जाते हैं दोबारा। ओके, ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, अभी हमने फ्लक्स में देखा कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ये आपका क्या होता है, ये आपका फाई ई के बराबर होता है। अब गॉस लॉ ने क्या कहा, गॉस लॉ ने एक सिंपल स्टेटमेंट कहा कि जो आपका देखो यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके हमें पता है, एंड द फ्लक्स ऑफ दैट फील्ड पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कंटेन विद इन दैट सरफेस। अब ये यहाँ पे क्यू इनक्लोज किया है, ये आपका है बच्चों चार्ज जो कंटेन किया है किसी क्लोज सिमेट्री ने। जैसे ये हमारे पास क्लोज चार्ज है, ठीक है, और ये हम यहाँ पे मान लेते हैं Q1 Q2 मान लिया, Q3 मान लिया एंड Q4 एंड Q5, ठीक है ना, ले लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम ई जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई डॉट एन कैप डी ए आपका एरिया वेक्टर है इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज आ जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, अगर ऑल चार्जेस आपके पॉजिटिव गिवन है तो मैंने साइन इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपका क्या हो गया बच्चों, गॉस लॉ के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो हमने पढ़ा था, जो आपका ई डॉट डी एस के बराबर होता है, तो वो आपका किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज मतलब चार्ज कंटेन, ठीक है ना, टोटल चार्ज कंटेन विद दैट सरफेस जो भी आपने क्लोज सिमेट्री ली है अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से आप क्या समझे बच्चों, ओके तो गॉस लॉ से बच्चों हम क्या समझे, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, हमने पढ़ा था ना, विच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ क्लोज सरफेस, okay, out of closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity, okay, which is epsilon in free space। इसकी वैल्यू हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और कवर कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये जो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है ये कैसे आए, बस बच्चे इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको देखेंगे कि आपका इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूं और इसको इक्वेशन 2, तो आज हम समझेंगे बच्चों कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मतलब इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे आए, ठीक है ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ओके, अब देखो बच्चों, जो आपकी इंटीग्रल फॉर्म थी वो आपकी क्या थी, ओके, तो जो आपकी बच्चों इंटीग्रल फॉर्म थी आपकी क्या थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कुछ फिजिक्स पैरामीटर आपको थोड़ा सा समझने हैं। डेंसिटी से बच्चों क्या समझते हो आप लोग, देखो डेंसिटी आपके पास कोई भी डेंसिटी का हम डिस्कस करें, जैसे मास डेंसिटी हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, तो डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है बच्चों कि कोई भी जो अमाउंट है, आपके पास कोई भी अमाउंट है और वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब देखो जो ये डिस्ट्रीब्यूट है वो आपका लेंथ में भी हो सकता है, सरफेस में भी हो सकता है, वॉल्यूम में भी हो सकता है, ये डिपेंड्स करेगा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपके पास क्लोज सिमेट्री, तो हम इसको 3 डायमेंशनल में लेंगे। 3 डायमेंशनल दैट मीन्स हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है।
तो जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों, ये आपका क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज, मतलब जितना भी सिमेट्री ने इनक्लोज किया हुआ है अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा डी टाउ से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब हमने डी टाउ क्यों लिया है, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हमने यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्यों नहीं लिया। दैट मीन्स मतलब आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि डी टाउ की जगह हम यहाँ पे वी भी तो ले सकते थे, लेकिन ये हमने क्यों नहीं लिया बच्चों, ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो रखा है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है, मतलब क्योंकि ये डिपेंड्स करेगा आपकी सिमेट्री पे, ठीक है। तो हमने कोई भी क्लोज सिमेट्री ले ली और एक छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम हमने ले लिया जिसको हमने बोल दिया डी टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्यू इनक्लोज की वैल्यू ले लेते हैं। क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो गई, रो डी टाउ हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके गुड। अब ये आपका हो गया बच्चों सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, दोनों ही आपके वेक्टर है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज की वैल्यू यहाँ से लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया रो डी टाउ। अब देखो जो डी टाउ है वो आपका किस में आ जाएगा, वॉल्यूम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एस, एस मतलब सरफेस इंटीग्रल, वी मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों आप लोगों को आता है या नहीं आता है डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब देखो थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे। तो डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी क्या होती है, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी की हेल्प हम थोड़ा सा इसमें लेंगे। देखो ये आपके पास सरफेस है, इस सरफेस को हमने किस में चेंज कर दिया, वॉल्यूम में चेंज कर दिया। तो ये आपका होता है बच्चों डाइवर्जेंस ई डी टाउ, ठीक है ना, ओके, डाइवर्जेंस ई डी टाउ। और ये आपका ऑलरेडी वॉल्यूम इंटीग्रल में है रो डी टाउ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे हमने सरफेस को वॉल्यूम में क्यों चेंज करें, क्योंकि बच्चों अगर हमें कंपैरिजन करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए आपका अगर यहाँ पे डी टाउ है तो यहाँ पे भी डी टाउ है, ठीक है, डी टाउ होना पड़ेगा। और अगर ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है तो यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होना पड़ेगा। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है, गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे हमने कंपैरिजन करा, कंपैरिजन का मतलब आप लोग काट सकते हो, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मतलब समझ सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई कुछ भी ले लो, ए डॉट डी एस ले लो, ठीक है, ये सरफेस ही होना चाहिए आपका। और ये आपके पास कोई भी दूसरा वेक्टर ले लो, मैंने एफ ले लिया है, अब जो भी आपकी मर्जी है ले लो आप अपनी मर्जी से। तो आप लोग कैसे समझ सकते हो इसको, देखो थोड़ा सा नेक्स्ट दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि इस इंटीग्रेशन से इस इंटीग्रल कैंसिल, डी एस से डी एस कैंसिल, तो क्या है आपके पास ए इज इक्वल टू एफ। देखो ये काटने का सही मेथड नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट कंपेरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। तो वापस आ जाते हैं अपनी रेड पेन में, ठीक है। तो जब बच्चों हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो। और आपने थोड़ा सा, आप अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, देख लेना थोड़ा सा, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ यहाँ पे ये आपका क्या था, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना, ये आपका क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। तो ये मैंने लिखना भूल दिया था, तो इसको यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लीजिए। और ये आपका आ जाएगा, इसको एप्सिलॉन लिख लीजिए। और ये आपका एप्सिलॉन आ गया, छूट गया था मतलब ये थोड़ा सा। और ये यहाँ पे आपका एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। तो आई होप आपको जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसको आप फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हो, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों जो इसका सेकंड टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी, ओके, थैंक यू।